ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग बच्चे। क्या आप सभी को मैम की आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है? जल्दी से बता दो, क्या आपको मैम एकदम क्लियर दिखाई दे रही है? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से जल्दी से। एंड जैसे मैम आपसे हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछती है, हाँ तो जोश जल्दी बताओ बेटा, क्योंकि आज हम हमारी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अब से हम जीरो से हीरो बन जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट? यस, तो जल्दी 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 बेटा चैट में बिल्कुल बता दीजिए दैट हाउस द जोश। अ वेरी गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। मैंने तुम सभी के कमेंट्स देखे एंड एवरीवन इज रेडी, एंड जिसने प्रॉमिस किया है ना वो सब मुझे यहाँ दिखाई देने चाहिए शुरू से लेके एंड तक, ठीक है? हम रोज ऐसे ही पढ़ेंगे, मुझे तुम्हारे नाम भी याद हो जाएंगे और फिर मैं तुम नहीं आओगे ना उस दिन मैं तुम्हें बुलाने वाली हूँ, मैं बोलूंगी कि ये क्यों नहीं आए हो, ठीक है? यस, अ वेरी गुड इवनिंग बच्चे, हेलो हेलो। यस, तो क्या आप सभी इस अमेजिंग जर्नी के लिए तैयार है? जल्दी से बताइए। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, हेलो हेलो, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो हम अपने अमेजिंग सेशन को आज स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें कोई भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए करते हैं श्री गणेश, राइट? यस, तो आज मैम हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा पढ़ने से पहले कैसे पढ़ना है वो बड़ा जरूरी है, तो कुछ पॉइंटर्स आपके लिए हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। पहले तो मुझे एक बात बता दो, जो मैंने तुम लोगों को बोला था कल कि एक नोटबुक अलग होनी चाहिए, क्या वो नोटबुक अलग आपने बनाई है? क्या वो नोटबुक अलग है? एक अलग नोटबुक बनाओगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें ऑर्गेनिक एकदम मक्खन लगेगी। जिसने मुझसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है उसे पता है कि उसे फिजिकल केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है ना? यस, हर एक कॉन्सेप्ट डे टू डे लाइफ से रिलेट करके समझाया कि नहीं? यस मैम, तो ऑर्गेनिक भी वैसे ही समझाएंगे, लेकिन आपको मैम के लिए बस एक चीज करनी है कि आपको अपनी नोटबुक अलग बनानी है, ठीक है? यस, तो चलो कुछ कुछ चीजें फटाफट करते हैं कि मैम क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है एंड देन वील स्टार्ट। ओके, यस, तो बेटा क्योंकि हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले रीड एनसीईआरटी बिफोर क्लास। तुम कहोगे मैम ये क्या है? एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास से पहले? जब कुछ आता ही नहीं तो क्या फायदा? तो वही मैं तुम्हें बता रही हूँ, और ये पता है ये टॉपर की ट्रिक होती है। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं तुम्हें आइडिया तो लग ही जाएगा, मैं तुम्हें बता भी दिया करूंगी उसको, उतना पार्ट, ठीक है? उतने पार्ट को एनसीईआरटी से पढ़ लो, और मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, यहां से निकलेगा, ठीक है? लेकिन तुम फिर भी पढ़ो, क्योंकि दो तीन वर्ड्स आएंगे, दो तीन चीजें डाउट आएंगी कि यार ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है। फिर जब तुम क्लास लोगे और मैं उन्हीं वर्ड्स को यूज करूंगी तो तुम्हें समझ आएगा, अच्छा इस चीज का मतलब ये था, तो तुम ना रिलेट कर पाओगे। तो बेटा ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? कुछ समझ आए ना आए पढ़ लेना बस, ठीक है? नेक्स्ट, अटेंड दी क्लास। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ी फिर क्लास को अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ के बैठे रहे, क्लास को भी अटेंड करना है भाई। उसके बाद में रिवाइज द टॉपिक्स द सेम डे। अब मान लो मैंने तुम्हें आज जितना पढ़ाया, बेटा मैंने जो तुम्हें अभी पढ़ाया है तुम्हें समझ में आया हुआ है, अगर तुम उसको गो थ्रू कर लो ना क्लास के बाद तो वो तुम्हारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लेगा, और ठीक है वो 10 से 15 मिनट अगर तुमने एक्स्ट्रा डाल दिया ना तो वो दिमाग में बैठ जाएगी बात। जब तुम कभी कोई दोस्त से बात करते हो या कोई टॉपिक डिस्कस करते हो तो एक तो डिस्कस करा, ठीक है? उसके बाद में जब तुम दूसरे को जाके उसकी चुगली करते हो कि यार वो वाली बात मैंने उससे करी थी, तो वो तुम्हें परमानेंट दिमाग में बैठती है कि नहीं? बस वैसे ही है, ठीक है? तो उसी टॉपिक को सेम डे सेम टाइम पे 10 मिनट के लिए रिवाइज कर लेना। उसके बाद में सॉल्व द क्लास वर्क एंड होमवर्क द सेम डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रात को क्लास हो रही है, अब मैम तुम कहोगे मैम 10 बजे तो क्लास खत्म कर रहे हो, उसके बाद में कब रिवाइज करें? कोई नहीं, अगले दिन तुम पक्का स्कूल में वो चीज कर लेना, अगर स्कूल जाते हो तो। अगर नॉर्मल घर पे ही बैठ के तैयारी कर रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, प्रिपरेशन ही कर रहे हो सिर्फ, तो बहुत ही बढ़िया है, तो अगले दिन कर लेना, ठीक है? यस, बट होमवर्क करना है। अब तुम कहोगे मैम ये क्या है? क्लास वर्क? क्लास वर्क क्यों करना है? बेटा जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराती हूँ ना तो तुम्हें लगता है तुम्हें समझ आ गया, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही होती थी, मुझे भी लगता था कि समझ आ गया, लेकिन उसी चीज को जब तुम खुद करते हो तो तुम्हें पता लगता है कि तुमने बहुत बड़ी चीजें मिस की हैं, ठीक है? तो क्लास वर्क भी रिवाइज करना है और होमवर्क तो करना ही करना है। तो जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं उनको भी एक बार और करना है।
एनसीईआरटी रीडिंग करनी है आफ्टर द क्लास। मतलब कि अब उसी पार्ट को दोबारा पढ़ना है, अब उसी पार्ट को दोबारा पढ़ना है, ठीक है। अब तुम्हें ना समझ आ जाएगा, अब जो जो चीजें तुम्हारे समझ ऊपर से निकली थी ना, अब तुम्हारे दिमाग के अंदर जाके स्ट्राइक करेंगी। लिख के ले लो मेरे से। नेक्स्ट इज सॉल्व द डीपीपी एवरीडे, वो हो ही गया होमवर्क डीपीपी, ठीक है। जो मिलेगा उसको एवरीडे सॉल्व करना है। एंड उसके बाद में अगर क्षमता बचती है तुम में तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द राइट वे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। अगर ऐसे पढ़ोगे तो तुम पक्का हर चीज समझ जाओगे। ये ना ट्राइड एंड टेस्टेड वाला चीज है। ओके, यस, क्लियर है? हाँ, अब आगे देखो, क्या चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और पहली है बैकलॉग क्रिएट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑर्गेनिक में ऑलरेडी बैकलॉग हो गया है ना, अब और बैकलॉग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो बेटा चाहे मन करे या ना करे तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है। यही तुम्हारे 2 या 3 साल है जिसमें अगर तुमने तैयारी कर ली ना, उसके बाद में पूरी जिंदगी आराम है। सही बता रही हूँ, है ना। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में खुद को सुपर हीरो नहीं समझना है, वो था ना मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, वो नहीं करना है, ठीक है। सुपरमैन समझ के क्या होता है, अरे मैम तो टाइम वेस्ट करने को कह रही है, कौन क्वेश्चन करेगा, कौन रिवाइज करेगा, मैं नहीं कर रहा। ये सुपर हीरोगिरी मत करना, क्योंकि उसके बाद में ये सुपर हीरो बस थोड़ी देर के लिए बन पाओगे, पेपर वाले टाइम सब गड़बड़ हो जाएगा। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, यस। तो टाइम वेस्ट नहीं है ये एक्चुअली तुम्हें हेल्प करेगा। 7-8 दिन, वो 21 दिन वाला याद है, 21 दिन करके देख लेना पक्का। नेक्स्ट इज कल पे काम नहीं छोड़ना है। एक बात मेरे को मेरे पापा ने बोली थी और वो मुझे आज तक याद है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो बेटा कल पे कुछ नहीं छोड़ना है, जो करना है आज ही करना है, ठीक है। यस, बस ये चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्या आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, यस। तो प्लीज इस चीज पे गौर फरमाना, उसके बाद ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का श्री गणेश कर पाएंगे। ओके, यस, ओके। चलो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का श्री गणेश कर सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज, तुम लोगों ने मुझे पहले भी सुना है कि कभी भी तुम कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो और उस कॉन्सेप्ट को तुम इस तरीके से पढ़ते हो कि मैंने पढ़ा और मैंने सीधा हायर लेवल क्वेश्चंस कर लिए, एकदम मैम मैंने सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया था। फिर वो जो कॉन्फिडेंस यहाँ गया होता है ना समझ आने पे, वो ऐसे नीचे आने में भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि कोई भी सीधा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के हाई लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर सकता है। आपको धीरे धीरे चीजें करनी होती हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ाई करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड करना पड़ता है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। बेटा आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि पहले बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद में हायर लेवल क्वेश्चंस करने हैं। पेड़ भी ऐसा ही होता है, तुम बीज बोते हो सीधा पौधा नहीं बनता है, पौधा सुंदर लगता है लेकिन उसने भी बहुत मेहनत की होती है भाई, वो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हर खिली हुई चीज तुम्हें दिख रही है, जो भी तुम्हें वेल एस्टैब्लिश्ड लोग दिख रहे हैं, जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो ना इसकी किस्मत होगी इसलिए ये इतनी जल्दी ये बन गया, नहीं, हर किसी ने बहुत मेहनत करी है जो हमें दिखाई नहीं देती है और वो स्टेप बाय स्टेप से होती है, ठीक है। यस, दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू टेल यू। उसके बाद में हम अपनी पढ़ाई शुरू अब कर सकते हैं, ठीक है। यस, चलिए अब बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके जो आपके मन में सवाल आना चाहिए वो ये है दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाई शुड वी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बताओ, चलो तुम बताओ कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तुम्हें क्या पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, बस मुझे उतना समझा दो। मैं सब कराऊंगी, मैं तुम्हारी 2 घंटे भी क्लास ले सकती हूँ, मैं चाहूँ मैं मतलब जब तक सिलेबस नहीं होगा बेटा मैं 2.5 घंटे भी क्लास लूंगी, ठीक है। मेरे में फुल ऑन एनर्जी है, तुम बिल्कुल अपना दम लगा दो, ठीक है। यस, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताओ। चलिए श्री गणेश करते हैं, शुरू नहीं श्री गणेश करेंगे हम, ठीक है। क्या है जल्दी बताओ, अरे कोई तो बताओ, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाई शुड वी स्टडी इट।
चलो ठीक है, मैं बताती हूँ क्योंकि तुम लोगों के मन में एक ही आंसर आ रहा होगा, एक ही आंसर आता है मोस्टली सभी के मन में कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एक सब्जेक्ट और हमें उसे पढ़ना है क्योंकि उससे आते हैं नंबर, है ना। हाँ, अगर तुम ऐसे पढ़ रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, नंबर तो आते हैं बेटा, लेकिन उसके अलावा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम अपने अराउंड देखो ना तो हर एक चीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हर एक चीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा, चलो देखते हैं। तो अगर आप खुद को शीशे में देखेंगे तो आपको समझ आएगा दैट यू आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बने हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप प्लांट्स को देखेंगे बच्चे तो प्लांट्स जो हैं वो भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बने हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और एप्लीकेशंस देखें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का मजा तभी आता है जब उसकी एप्लीकेशन पता हो कि भाई डे टू डे लाइफ में वो यूज कहाँ होता है। ठीक है, यस, आगे देखो। ये जो सुंदर सुंदर बाल जो तुम अपने आप को शीशे में देख के, ये जो तुम हेयर स्टाइल्स बनाते रहते हो, गर्ल्स हेयर स्टाइल्स बनाती हैं, बॉयज ये जेल वेल लगाते हैं, ये सब इसमें जो तुम्हारे बालों में जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। DNA ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो बायो वालों का फेवरेट है ना। हाँ, तो इनमें भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कोई भी चीज ले लो, हर एक चीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, ह्यूमन स्किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खाना, जो भी खाना खा रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लास्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिटर्जेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ह्यूमन स्किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैम कौन सी चीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैंने ना गूगल किया था, मैं तुम्हें दिखाती हूं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे अराउंड हैं? इट इज 16 मिलियन, मोर देन 16 मिलियन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे ऑल अराउंड हैं। और अभी ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने के लिए, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, ओके, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पता है, तुम जो फ्रूट्स खाते हो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तुम जो गन्ना खाया है, गन्ना, यस मैम, गन्ना बड़ा टेस्टी होता है, तो गन्ना खाया है तो बेटा उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपके मिल्क में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपके पोटैटोज, कोई भी सब्जी पसंद हो ना हो, आलू की सब्जी हर किसी को पसंद होती है, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो बेटा हर एक चीज में आपके अराउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट, यस। और क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी? क्योंकि इस लाइफ को सस्टेन करने के लिए हम बीमार होते हैं, हमें मेडिसिन चाहिए। वो जो आप बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स का सपना है टू बी डॉक्टर्स, है ना, वो क्या रेफर करते हैं? मेडिसिन, और उन मेडिसिन को पढ़ना जरूरी है। एंड दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो क्या ब्यूटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। मेडिसिन बेटा, रेनिटेडीन जो है वो आपके अल्सर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होती है। अल्सर जो होता है ना वो छाले होते हैं, ठीक है, तो छालों में आपके यूज होती है। ये सब याद नहीं करना है तो लिखना मत, इसीलिए फटाफट आगे कर रही हूँ। जहां से याद करना है और जहां से लिखना है वहां से बताऊंगी, ठीक है। यस, तो ये मेडिसिन जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद में मैम एंटीबायोटिक्स, ये यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये कुछ बहुत नोन मेडिसिन जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी हैं, ठीक है। यस, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, इसी तरह से और भी 2-3 मेडिसिन जो हैं वो मैंने ऐसे आपके रेफरेंस के लिए लिख दी हैं। आई होप अब इसको देख के एक बात तो समझ आ गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तो क्या हम अब कहानी की शुरुआत कर सकते हैं? यस मैम। ओके, अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हें बायो लग रही है क्योंकि केमिस्ट्री आने ही वाली है, और इधर आपके सामने केमिस्ट्री आ गई है। अब पता है, ये जो मैंने आपको पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया, ये जो मैंने तुम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया बताई, इस पूरी दुनिया का एक हीरो है। इस पूरी दुनिया का एक हीरो है। कौन है? क्या आप उस हीरो को गेस कर सकते हैं? कौन है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक दुनिया का हीरो?
कार्बन टू अदर एलिमेंट्स, जलवा है हमारा, जलवा। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं ना, इसके यहाँ का हीरो आप प्लीज अंडरस्टैंड कर लीजिए, दैट कार्बन इज द हीरो ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक फैमिली। ठीक है, यस। तो अब मैम थोड़ा सा हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहीं से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है, और यहीं से हमें समझ आएगा कि ये जो कार्बन जी है ना, ये क्यों हीरो हैं। ठीक है, यस। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। पुराने टाइम में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया गया था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो जब डिफाइन किया तो लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की और उन्होंने देखा कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे डिराइव किए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। मतलब कि अगर हम लिविंग है तो हमसे जो कंपाउंड्स बन सकते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स से जो कंपाउंड्स मिल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। जो पहली डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ये थी। ठीक है, यस। और ये दी किसने थी? ये ब्राजीलियस ने दी थी। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें एक कहानी की तरह ये याद रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। सो हियर इज ब्राजीलियस। ठीक है, और इस थ्योरी को कहा जाता था वाइटलिज्म थ्योरी। इस थ्योरी को कहा जाता था वाइटलिज्म थ्योरी। तो आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर सिर्फ ये लिखना है कि वाइटलिज्म थ्योरी जो थी वो आपको ब्राजीलियस ने दी थी 1815 में। ठीक है, यहां से लिखना शुरू करेंगे। और वाइटलिज्म थ्योरी क्या कहती थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहां से डिराइव होते हैं? वो डिराइव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है, यस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। आप ये वाली लाइन लिख लीजिए। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर इतना पता है तो इट इज गुड। ठीक है, living organisms must be involved in the formation of organic compounds. This force was called the vital force and this theory came to be known as the vital force theory. ठीक है, yes. बट आप सिर्फ ये दो चीजें लिख लीजिए। It is good to go. जल्दी जल्दी लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट लिखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी? ब्राजीलियस ने दी। ठीक है, और क्या बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स मिलेंगे उन्हीं को हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इसे एक कहानी की तरह याद करा दूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो, आई होप तुमने ये लिख लिया होगा। ज्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ मैं तुम्हें लिखने के लिए। ठीक है, ओके, तो लिखा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हुआ क्या इस टाइम पे बेटा ब्राजीलियस ने अपनी ये थ्योरी दे दी। बढ़िया उनका काम चल रहा था कि ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं। ठीक है, उस टाइम पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता था यूरिया। अब मैं तुम्हें ना इसकी एक बहुत अमेजिंग और फनी स्टोरी बताती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब पता है क्या, यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उस टाइम पे, अब जैसे तुम कलर्ड कपड़े पहनते हो वैसे उस टाइम पे भी डाइज होती थी। तुम्हें पता है ना, मम्मी की चुन्नी डाई कराई है ना, या लड़कियों ने तो खुद भी अपनी चुन्नियां डाई करवाई होंगी। ठीक है, और लड़कों ने अगर खुद की नहीं कराई तो मम्मी की तो पक्का कराई है ना। हाँ, तो तुम लोग भी कपड़े डाई कराते हो? यस मैम। तो बेटा उस टाइम पे जब डाइज करी जाती थी, जब कपड़ों को डाई किया जाता था, तो उनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता था। तो डाई करने के प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा यूज होता है और वो होता है यूरिया। बहुत फनी स्टोरी है, सुनो ध्यान से। ठीक है मैम, तो यूरिया जो है वो डाई करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर कपड़े डाई करने हैं तो यूरिया को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब है कि मैम ये सिर्फ और सिर्फ कहां से मिल सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है। तो तुम्हें पता है कि यूरिया कहां से मिलता था उस टाइम पे? कहां से मिलता था? ह्यूमंस का जो यूरिन है बेटा, वहां से यूरिन के अंदर यूरिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यूरिन जो होता है वो यूरिया कंटेन करता है। ठीक है, यस। तो जो यूरिया
जो यूरिया मिलता था ना, इसीलिए, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, इसीलिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है मैम। और इस यूरिया को, यही वाला यूरिया जो होता था, वो आपका डाई करने के प्रोसेस में यूज होता था। आपको पता है उस टाइम पे लोग सच्ची में अपना यूरिया बेचते थे, अपना यूरिन बेचते थे। ठीक है, यस, और डाई के प्रोसेस में वो यूज होता था। ओके, ठीक है। तो अब तुम लोग भी तो डाई किए हुए कपड़े पहनते हो, तो यूरिया कहाँ से आता है वो बना डाई करने के लिए? सोचो सोचो सोचो। डरो मत, डरो मत, तुम्हारी जिंदगी आसान किसी ने करी है, डरो मत। तुम्हारा जो कपड़े डाई हो रहे हैं ना, उसमें ये वाला यूरिया नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें फॉर श्योर बता सकती हूँ। और तुम्हारी जिंदगी पता है किसने बचाई है? इन्होंने, फ्रेंडलिच वोलर ने। तो फ्रेंडलिच वोलर ने तुम्हारी जिंदगी बचा ली, क्योंकि इन्होंने एक गजब सा रिएक्शन कर दिया जिससे सारी की सारी दुनिया अचंभित रह गई। अब सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये जो फ्रेंडलिच वोलर हैं, वो ब्राजीलियस के, जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी ना, उनके स्टूडेंट थे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे ना, ये एक दिन लैब में काम कर रहे थे। ठीक है, जब ये काम कर रहे थे तो ये अमोनियम साइनेट के साथ काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका अमोनियम साइनेट है, और अमोनियम साइनेट जो है बेटा, वो आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब ये इससे काम कर रहे थे तो इन्होंने ना इसको हीट किया, और जब इन्होंने इसको हीट किया तो गलती से माइंड इट, गलती से क्या हुआ? यूरिया बन गया। तुम्हारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना बता रही हूं, यूरिया मिल गया। और मैम ये यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बस यहीं पे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, यहीं पे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये खुद इतना शॉक्ड थे कि भाई एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मुझे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिल सकता है। यहां से बेटा, यहां से वो जो आपके ब्राजीलियस ने एक डेफिनेशन दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकते हैं, वो तो गलत हो गया, वो तो गलत हो गया। क्योंकि मैम हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को एक लैब में प्रिपेयर कर लिया, और कहां से प्रिपेयर कर लिया? कहां से प्रिपेयर कर लिया बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना लिया। यानी कि वो जो डेफिनेशन है वो गलत है, वो डेफिनेशन गलत है। और ब्राजीलियस की डेफिनेशन किसने गलत की? एक स्टूडेंट ने। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, पता है हमारे दिमाग से ज्यादा दिमाग तुम्हारा चल रहा होता है। मैं एक बात बहुत श्योरली तुम्हें बता सकती हूँ, हम जिस लेवल पे, मतलब एक एज के बाद में ना थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो आप जिस एज में हो, जिस यंग एज में हो, वो बहुत ज्यादा चीजें कर सकता है। तो वही होता है, पता है सारी डिस्कवरीज यंग लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो ये ब्राजीलियस के स्टूडेंट थे, इन्होंने काम किया, इन्हें यूरिया मिला। हो सकता है कि ये भी समझ लेते कि यार गलती है मेरी, नहीं, बट उन्होंने पूरा चेक किया एंड दे सॉ दैट यस ये यूरिया ही है, और यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला है। इसका मतलब है कि जो मेरे सर ने डेफिनेशन दी है वो गलत है। ठीक है, यस। तो यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक नई डेफिनेशन बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, कैसी लगी ये स्टोरी? पहले तो मुझे ये बताओ कैसी लगी ये स्टोरी। एक तो ना यहाँ पे सारी चैट ना फोन में देखनी पड़ती है। ठीक है, कैसी लगी स्टोरी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यस, अमेजिंग। तो मैम यहां से हमें समझ आ गया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो गलत है। ठीक है, अब बेटा इसको ठीक करना था, इसको ठीक करना था, तो क्या बोला? तो फिर क्या बोला? तो फिर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया और कहते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं? कार्बन कंटेन करते हैं। आप ऐसा करो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो कंपाउंड्स कह दो जो कार्बन कंटेन करते हैं, चाहे वो कहीं से भी मिले हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले हो, लैब में बने हो, अगर वो कार्बन कंटेन करते हैं तो वो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये सेकंड डेफिनेशन थी। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है बेटा, ये आ सकता है। और साइंटिस्ट का नाम लिख लेना, ड्राइंग मत बनाना। ओके, यस, तो साइंटिस्ट का नाम लिख लेना। आई होप ये लिख लिया होगा, और अगर नहीं भी लिखा तो डोंट वरी, आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, यस, चलो
अब मैम ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। इन्हीं की तरह बेटा चलो, इन्होंने तो एक्सीडेंटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, ठीक है, इन्होंने तो एक्सीडेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, है ना। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जो थे आपके कॉल्बे ने खुद पूरी रिसर्च करके क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इन्होंने डेलिबरेटली काम करके एलिमेंट्स से, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाला, ठीक है। यस, तो ये कुछ नाम बस आपको याद करने हैं, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप अभी नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहते हैं तो आप फटाफट साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। यस, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह से इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, बर्थिलोट, जिन्होंने मीथेन को सिंथेसाइज किया। मीथेन भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया, और फिर तो पूरी डेफिनेशन बदल ही गई। अब नई डेफिनेशन आ गई, और मैंने वो नई डेफिनेशन तुम्हें बताई है, तुम्हें वो डेफिनेशन लिखनी है, और वो क्या है, दैट कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेन करते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। चलो यहां तक ये लिख लो, इस लाइन को लिख लो, इस लाइन को लिख लेना, मैं देख लेती हूँ साथ साथ में। यस मैम, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो मैम ठीक है, अब हमने आपकी ये बात भी मान ली, कि जो भी कंपाउंड कार्बन कंटेन करता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अब आप हमें एक बात बताओ, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, या फिर हम CO2 की बात करें, या फिर हम CN नेगेटिव की बात करें, या फिर मैम CN होल ट्वाइस की बात करें, ठीक है, या फिर मैम अमोनियम साइनेट की ही बात कर लें, इन सबके अंदर मैम मेरे को तो यहां भी कार्बन दिख रहा है, मेरे को तो यहां भी कार्बन दिख रहा है, मेरे को यहां भी कार्बन दिख रहा है, यहां पे भी कार्बन दिख रहा है, और यहां पे भी कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मैम। और मैम ये सारे के सारे ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो फिर सेकंड डेफिनेशन सही कैसे हो गई? क्योंकि सेकंड डेफिनेशन तो कहती है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक होगा। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? नहीं, ये तो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब है कि सेकंड डेफिनेशन भी गलत है, गलत है, ठीक है। यहां पे हो गया काम खराब, ठीक है। अब साइंटिस्ट लोग हो गए सुपर डुपर परेशान, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब हम गिव अप करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेन करते हो, हाइड्रोजन कंटेन करते हो, या फिर कोई और एटम कंटेन करते हो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में, हम सभी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। मतलब कि बेचारे हार गए और उन्होंने बस एक सिंपल सी डेफिनेशन कह दी कि कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ कोई भी और एलिमेंट भी है तो चलेगा, हम उन्हें कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऐसे लिख सकते हो कि इन कंपाउंड्स ने डेफिनेशन 2 को प्रूव कर दिया गलत, प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है। समझ आ रहा है? यस, लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अपनी थर्ड डेफिनेशन पे, ठीक है। लिखते रहना साथ साथ। तो थर्ड डेफिनेशन आ गई कि कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एटम्स, और कोई भी एटम हो साथ में चाहे, ठीक है, आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो काफी वेग सी डेफिनेशन पे आना पड़ा। हाँ मैम, अब बताओ 16 मिलियन कंपाउंड्स हैं, कैसे सभी कंपाउंड्स को एक में रखते? तो थक हार के ये डेफिनेशन को लिख दिया और आज तक हम इसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल डेफिनेशन कौन सी आई? ये, और ये सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये रहा CH4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C डबल बॉन्ड OH, कुछ भी बना लो, ये सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये कार्बन कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और साथ में कोई और एटम को भी कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल डेफिनेशन है, इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चैट चल रही है ना? हाँ, फोन में चैट देखनी पड़ती है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको ना एक कहानी की तरह याद रखोगे तो तुम्हें ये याद हो जाएगा, ठीक है? यस, चलो। संतोष, इट इज इनऑर्गेनिक। संतोष बच्चे, इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? यस, चलो। अब इसके बाद में चलो मैम ठीक है, आपने हमें ये बता दिया कि कार्बन जो है वो हीरो है, ठीक है? और हम देख भी रहे हैं कि सारे कंपाउंड्स के अंदर कार्बन आ रहा है, पर क्या मैम आप हमें ये बता सकते हो कि ये कार्बन हीरो है क्यों? क्योंकि कोई भी हीरो बनता है तो हमें जानना होता है कि यार इसने ऐसा क्या किया, इसमें ऐसी क्या पावर है कि ये हीरो है। तो चलो अब हम ये जानते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसने इसको हीरो बनाया है, और जो वो चीज है दैट because of which it is a hero, that is catenation, that is catenation। तो catenation क्या है, यहां से आप जरूर बेटा लिखना शुरू कर दो क्योंकि अब सारी चीजें इंपॉर्टेंट आने वाली है। catenation क्या होता है? किसी भी एटम की एबिलिटी, किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो सेम अपने ही जैसे और एटम्स के साथ में बहुत सारे बॉन्ड्स बना सके। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक एटम है ए, अगर ए अपने साथ ही और ऐसे बहुत सारे बॉन्ड बना पाता, ऐसे बॉन्ड्स बनाता रहता, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बेटा? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है? अपने ही जैसे एटम्स के साथ लॉन्ग चेन ऑफ बॉन्ड्स बनाना, ठीक है? यस, तो मैं डेफिनेशन तुम्हारे लिए लिख देती हूं, मैं तुम्हारे लिए यहां पे डेफिनेशन लिख देती हूं। द एबिलिटी to form long chain of bonds with the same type of atoms of an element। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ना डेफिनेशंस रटी नहीं होती, मुझे डेफिनेशंस नहीं रटती, मतलब मेरे को रटना आता ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हिंदी में अपने दिमाग में डेफिनेशन बनाती हूँ, उसको इंग्लिश में लिख देती हूँ। साइंस में तुम्हारी इंग्लिश कोई चेक नहीं करता, ठीक है? तो तुम अपनी डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो। तुम अपने मन में हिंदी में समझ लो कि कैटिनेशन का मतलब होता है एक ही एटम है, वो अपने ही तरह के और एटम्स के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बना पाए, ठीक है? उसे कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है? समझ आ गया? हिंदी में समझ आ गया होगा, इंग्लिश में तुम अपने आप बना सकते हो। ये तो मैंने तुम्हारे लिए बना के लिख दी, ठीक है? यस, परफेक्ट है, ठीक है मैम। कैटिनेशन समझ आ गया, अपने ही जैसे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना, बहुत सारे बॉन्ड्स बनाना, ठीक है? हाँ, अब मैम कौन कौन से एटम्स बॉन्ड्स, मतलब अगर हम देखें तो चलो ठीक है, एक बार को हमने कार्बन को हीरो समझ लिया, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी एटम्स देख लेते हैं कि वो कैटिनेशन क्यों नहीं दिखा पाते, ठीक है? तो बेटा अगर आप अब जैसे मैं पूछूं आपसे, जैसे मैं बोलूं आपको, अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में आपके पास नाइट्रोजन होता है, आपके पास फास्फोरस होता है, ठीक है? एंड सो ऑन, नीचे कंपाउंड्स होते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप 16 में आपके पास ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, ठीक है? एंड नीचे के कंपाउंड्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक चीज तो आपको समझ आ रही है, एक चीज तो यहाँ पे आपको समझ आ रही है, वो जो मैं समझाना चाहती हूँ कि भाई नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन जो होता है वो कैटिनेशन नहीं दिखा पाता। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स लेके बता रही हूँ कि वो क्यों नहीं दिखा पाता, ठीक है? हाँ, अब मैं कह रही हूँ कि वो तो कैटिनेशन नहीं दिखा सकता, तुम कहोगे कि मैम नहीं, मैंने तो देखा है कि नाइट्रोजन ना N2 बनाता है। बेटा वो सिर्फ N2 बनाता है, और N2 पता है क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बॉन्ड्स होते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है? और यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक? नाइट्रोजन जो है वो कैटिनेशन क्यों नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हें पहले बता दूंगी ना क्यों नहीं कर सकते बाकी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कार्बन क्यों कर सकता है वो काम, ठीक है? नाइट्रोजन जो है वो कैटिनेशन नहीं दिखा सकता, क्यों?
क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि बेटा कैटिनेशन दिखाने का मतलब है कि नाइट्रोजन 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 ऐसे बॉन्ड्स बनाए, ठीक है। पहली बात है कि जब वो ऐसे बॉन्ड्स बनाएगा तो नाइट्रोजन के पास ना लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास ना लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर जो होते हैं ना, मैंने तुम्हें कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग आएगी और केमिकल बॉन्डिंग समझने की जरूरत है। पर अगर तुम्हें नहीं भी आता तो मैं जितना समझा रही हूं उतना सीख लो, वो चीजें जरूरी है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को धक्का मारते हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, धक्का मारते हैं, ठीक है। जैसे दो दोस्त जो हैं वो अभी अभी दुश्मन बने हैं, लड़ाई हुई है उनमें, तो उनको पास पास लाओगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, बस ऐसे ही। ये दोनों लोन पेयर्स के अंदर क्या होता है, लड़ाई हो रही होती है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अब अगर